नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो सीटेट एग्जाम 7 जुलाई 2024 के लिए हम यहाँ पर आज से एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज होने वाली है पर्यावरण अध्ययन की, यानी कि ईवीएस की क्लास ये होने वाली है। तो यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और ये जो है पहला लेक्चर होने वाला है इस सीरीज का। तो वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिएगा। जो चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? बताइएगा, इकोलॉजी जो शब्द है इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो इकोलॉजी शब्द है इसको प्रतिपादित किया गया था। अब यहाँ पर समझिएगा, जो इकोलॉजी शब्द है बच्चों, ये कहाँ से आया है? तो ये आया है ग्रीक शब्द ओकोलॉजी से। जो ग्रीक एक शब्द है आपका, ग्रीक शब्द कौन सा है इसको नोट करिएगा। ग्रीक शब्द है ओकोलॉजी। ग्रीक शब्द है ओकोलॉजी, इससे आपका बना है इकोलॉजी, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से ये लिया गया है। अब इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है ओइकस। ओइकस का मतलब क्या होता है? एक आता है ओइकस, ओइकस का अर्थ होता है घर, ठीक है। और एक आता है लोगस, एक आता है लोगस, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, ठीक है। क्या अर्थ होता है? अध्ययन करना। यानी कि जो इकोलॉजी है, यानी कि जो पारिस्थितिकी है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है आपका? क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका दिया गया है चार्ल्स डार्विन का। तो चार्ल्स डार्विन ये किसके जनक हैं? ये भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो विकासीय जैविकी के जनक हैं ये। क्या है भैया? विकासीय, इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि विकासीय जैविकी, विकासीय जैविकी के जनक कौन हैं? तो वो हैं चार्ल्स डार्विन, ठीक है। विकासीय जैविकी के जनक आपसे पूछा जाए तो चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? अगर आप क्लास में बच्चों को बीज अंकुरण की अवधारणा को समझा रहे हैं तो किस तरीके से आप उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि अंकुरित बीजों की फोटो दिखाकर। तो भैया केवल फोटो दिखाने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें कैसे पढ़ाना है कि बच्चा स्वयं करके सीखे। यानी कि जब तक बच्चा खुद एक्टिव नहीं होगा तब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। यहाँ पर आप फोटो दिखा रहे हैं तो आप खुद तो एक्टिव हैं लेकिन बच्चा एक्टिव नहीं है। दूसरा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। तो यहाँ भी बच्चा एक्टिव नहीं हो पाया है, ठीक है। अगला दिया है कि बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर भी आप एक्टिव हैं लेकिन बच्चा एक्टिव नहीं है। चौथा ऑप्शन है कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यानी कि यहाँ पर बच्चों को हम निष्पादित करने के लिए कह रहे हैं। बच्चा स्वयं आएगा और हम उनके साथ वहाँ पर पूरे जो चरण हैं अवलोकन करेंगे, चित्र भी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चा एक्टिव हो जाएगा और अच्छे से समझने लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में। अगर हम बात करें जो पूरा विश्व है उसके 80% जो हमारे टाइगर रिजर्व हैं वो कहाँ पर हैं? यहाँ पर भारत में ही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं। कितने भैया? 6 टाइगर रिजर्व हैं, नोट करिएगा हमारे साथ। एक तो हो जाएगा आपका कान्हा टाइगर रिजर्व, एक हो जाएगा आपका पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है, कान्हा हो गया, पेंच हो गया। एक है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना हो जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कान्हा, पेंच, पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके बाद एक है आपका बांधवगढ़। क्या है भैया? बांधवगढ़ हो जाएगा,
ठीक है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद एक है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कितने हो गए? 5 हो गए। एक है आपका संजय, ठीक है, एक है आपका संजय टाइगर रिजर्व, तो ये हो गया आपका छठवां। कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व, तो ये सभी कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। क्लियर है? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बताइएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस अभ्यारण्य का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, तो बताइएगा कि जो गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो ये बच्चों है बिहार के भागलपुर जिले में। कहाँ पर है भैया? बिहार के जो एक जिला है बिहार का भागलपुर, तो इस जिले में आपका आता है कौन सा टाइगर रिजर्व? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन। और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1991 में, ये भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आया है अब, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? बताइएगा, जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो चट्टानें बच्चों होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली एक होती है आपकी आग्नेय, ठीक है, आग्नेय चट्टान होती है, ठीक है, आग्नेय चट्टान हो गई। इसके बाद दूसरी होती है अवसादी चट्टानें। क्या होती हैं? अवसादी चट्टानें। इन्हीं अवसादी चट्टानों को तलछटी चट्टानें भी बोलते हैं, तलछटी, चाहे बोल दिया जाए अवसादी या तलछटी, बात एक ही है, ठीक है। एक होती है इसके बाद कायांतरित या रूपांतरित, रूपांतरित लिख लीजिएगा, रूपांतरित या फिर कायांतरित, ठीक है, कायांतरित। ये होती हैं आपकी 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले आग्नेय की। थोड़ा सा देख लीजिएगा, मेन पॉइंट हम आपको बता देते हैं। आग्नेय चट्टानें ये क्या होती हैं? इनका जो निर्माण है वो मैग्मा और लावा के जो है ठंडा होने से, उनके जमने से होती हैं, ठीक है। तो ये बनती हैं आग्नेय चट्टानें, जैसे कि आपकी ग्रेनाइट हो गई, ठीक है, और आपकी डायोराइट हो गई, तो ये आती हैं आग्नेय चट्टानें के अंतर्गत। क्लियर है? दूसरी अगर बात करें, दूसरी हमने बताई थी आपकी अवसादी, दूसरी बताई है अवसादी चट्टानें। तो अवसादी चट्टानें क्या हैं? जो पानी के भीतर आपकी पृथ्वी की सतह होती है, वहाँ पर जो कई प्रकार की जो सामग्री है वो जमा हो जाती है और जम जाती है, उसका जो है सीमेंटीकरण हो जाता है एक तरीके से। तो इस तरीके से जो निर्माण होता है वो होता है अवसादी चट्टानों का, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अवसादी में आ जाएगा आपका जैसे कि सेंधा नमक हो गया जो आप खाते हैं, ठीक है, सेंधा नमक हो गया, चूना पत्थर हो गया, ठीक है। तो ये आता है किसके अंतर्गत? अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरी है आपकी, कौन सी बची? तीसरी बची आपकी रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें, ठीक है। तो इनका निर्माण भी इसी तरीके से, जो पृथ्वी की सतह होती है उसके नीचे गहराई में जो होता है वहां पर उच्च तापमान होता है, और कई चट्टानें जो होती हैं उनके परतों के जो भारी दबाव होता है उससे यहाँ पर जो है रूपांतरित चट्टानें यहाँ पर बनती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो संगमरमर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये चट्टानें आती हैं। मोटा मोटा हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, केरल में, असम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो डिब्रू साइखोवा स्थित है भैया असम में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1997 में, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान की। क्लियर? अब यहाँ पर कई राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं। कहाँ पर भैया? असम में। तो इनको जरा नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। एक है आपका मानस नेशनल पार्क, ठीक है। एक है आपका नामेरी नेशनल पार्क, नोट करते चलिएगा, नामेरी हो गया। एक है ओरंग नेशनल पार्क या ओरांग भी बोलते हैं, ये भी आपका असम में है, ठीक है। इसके आगे आइएगा, एक है आपका देहिंग पटकई, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में है, ठीक है। एक है आपका रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका असम में है। तो काजीरंगा,
मानस, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकई, रायमोना, ये सभी के सभी असम से रिलेट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में जो मेन है, जैसे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सभी जानते होंगे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर है एक, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो याद हो गया। आगे बात करते हैं, अब कौन सा बचा, केरल बचा। केरल में है आपका, एक है आपका पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार हो गया, और एक है आपका साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली है, एक है आपका पेरियार। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट है नामदफा, क्या भैया, नामदफा नेशनल पार्क, और एक और है कमलांग, कमलांग नेशनल पार्क। नामदफा आप लोग याद रखिएगा, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, नामदफा आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लर्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है, बताइएगा। जो क्लर्क बी बेविन पुरस्कार है, ये किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्लर्क बी बेविन जो पुरस्कार है, ये बच्चों संबंधित है वन्य जीव सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब बना था भैया, संरक्षण अधिनियम कब बना था, बताइएगा जरा सभी लोग। तो ये आया था 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, बताइएगा। सच नहीं है यानी कि गलत को हमें पहचानना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, तो ये भी सही है, अवसर देता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो भैया बल देना या रटना या परिभाषाओं को याद कराना, तो ये नेगेटिविटी को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है, यही हमारा राइट आंसर है। हमसे पूछा गया है कौन सा सच नहीं है, तो यही जो है सच नहीं है, ये बल नहीं देता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो संकेतक क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। हम अगर पर्यावरण अध्ययन में आकलन कर रहे हैं, तो उसमें सहभागिता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। याद कराना ये नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ को हमें समझाना तो है, अच्छे से समझाना है, लेकिन रटाना नहीं है। क्या भैया, रटाना नहीं है, ना तो याद कराना है, ठीक है, ना तो उसको बच्चे को पीटना है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछना सही है, न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये भी सही है। क्या नहीं होना चाहिए, याद कराने पर हमें बल नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो भैया बताइएगा, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला है, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये तो आपका सही है, जागरूकता का विकास करना चाहिए। अगला है, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। जब बच्चा स्वयं करके सीखता है, तो वो जो है उसका ज्ञान बहुत दिनों तक चलता है और अच्छे से वो उस चीज़ को समझ पाता है। ठीक है, अगला है कि बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी सही है। तो उद्देश्य क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित हमें नहीं करना है। वही बात यहाँ भी आ गई, जो अभी हमने बताया था कि याद करने पर वहाँ पर बल नहीं देना है, रटाने पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गलत हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां हैं, बताइएगा। कौन सी गतिविधियां हैं पर्यावरण की कक्षा में। चित्र खींचना सही है, फील्ड भ्रमण ये भी होता है,
श्याम पट्ट का उपयोग ये भी होता है। तो उपरयुक्त सभी ये चीज़ें जो हैं गतिविधियों का एक पार्ट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पर नए ऐड किए हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से समझना है। ठीक है। विद्यालय में मिड डे मील का जो मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, बताइएगा। जो मिड डे मील चलता है इनमें से बताइएगा जो समय है वो कौन प्रासंगिक है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये आपका सही है या गलत है ये आपको बताना है। यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चा वहाँ पर केवल खाने के लिए तो आता नहीं है, ठीक है, पढ़ने के लिए ही आता है। और चौथा दिया है कि यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मूल्यवान समय को बर्बाद नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है, जो मिड डे मील होता है उसमें क्या होता है, बच्चे भोजन करते हैं और जो क्लास होती है उसके बाहर भी जो आपका नेचर है उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। मिड डे मील में भोजन करते हैं, फिर उसके बाद खेलकूद के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि ये भी एक क्या है, शिक्षण अधिगम है, एक प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह पर्यावरण शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर होता है। यहाँ पर भी बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है, बताइएगा। कौन सी संधि है जो यहाँ पर रोक लगाती है खनन पर? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा अंटार्कटिका एनवायरमेंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन अनुशंसित है, बताइएगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बच्चों को हमें ऐसा ज्ञान देना है, ये नहीं कि जो किताब में लिखा है वही समझाना है। उसको रिलेट करके समझाना है कि जो उसकी दैनिक दिनचर्या है, जो उसका जीवन है, उसमें वो कैसे ढल सकता है, वो कैसे अच्छे से समझ सकता है। तो रोजमर्रा के जो अनुभव हैं उससे वो रिलेट करके हमें पढ़ाना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला है अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो गतिविधियां हैं और जो प्रयोग हैं, प्रयोग भी करवाना चाहिए हमें बच्चों से। अगला है कि अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षकों, क्या लिखा है, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। तो केवल जो विषयक उपागम शिक्षण है ये केवल नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो ए, बी और डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, टूटता तारा उल्का है, क्या है भैया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो टूटता तारा उल्का होता है, ये उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, इसको बोला जाता है टूटता हुआ तारा, यानी कि उल्का पिंड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16, कांसा एक मिश्र धातु है जो निम्न से मिलकर बनती है, बताइएगा। कांसा किससे मिलकर बनता है? कांसा किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है किससे भैया? कॉपर, कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से मिलकर बनता है कांसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं, बताइएगा। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये आपसे पूछा गया है। यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। आपने जब कोई ईंधन है या लकड़ी है, जैसे मान लीजिएगा ईंधन क्या होता है, लकड़ी है, कोयला है, मिट्टी का तेल है, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ईंधन है। अगर आप इनको जलाते हैं तो क्या आपको यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा मिलती है? तो यांत्रिक तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्वनि ऊर्जा यहाँ पर लिखा है, तो ध्वनि तो कोई निकलती नहीं है कि आपने लकड़ी जलाई तो उसमें कोई ध्वनि निकलती है, बिल्कुल नहीं निकलती है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
क्या केवल प्रकाश निकलता है? तो ये भी गलत हो जाएगा। वहाँ पर क्या है, ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी, यानी कि ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा ये दोनों निकलती हैं, ठीक है। CO2 और जो आपकी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, ये यहाँ पर क्या है, ये छोड़ते हैं जब किसी हम ईंधन को जलाते हैं, ठीक है। चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, कोई भी ईंधन हो, तो उसमें क्या ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांपों के बारे में गलत कथन को चुनें। बताइएगा, जो सांप होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गलत कथन क्या है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, तो बिल्कुल सही है। ये आपके जो है इनके दांत होते हैं, तो उसी से ये क्या करते हैं, डस लेते हैं। अगला है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो भैया ऐसा तो नहीं है, इनके इतने दांत नहीं होते हैं कि ये इनको चबाकर खाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा और गलत कथन को ही हमें यहाँ पर चुनना है। अगला ऑप्शन दिया है, आगे देख लेते हैं। वे अपने शिकार को निगल जाते हैं, तो सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं जिससे वो डस लेते हैं, ये भी सही है। लेकिन वो चबा कर नहीं खाते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है आपका मैप से क्वेश्चन है, मानचित्र से क्वेश्चन है और पूरा मैप हम आपको करा चुके हैं एक बार। लेकिन कई बच्चे हैं जो लेट यहाँ पर देरी से जुड़े हैं, तो उनको यहाँ पर ये जो लेक्चर होगा मैप वाला, ये हम फिर से 1-2 दिन में कराने वाले हैं। तो आप लोग इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम दिशाओं का ज्ञान आपको बताने वाले हैं और आज यहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ पर मैप से, तो इनको आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिएगा कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है और ये कहाँ आती है, ठीक है। ये है, सबसे पहले आप दिशाओं का ज्ञान कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर ये है पूर्व दिशा, क्या भैया, पूर्व दिशा है। ये आपका नक्शा हो गया, ठीक है, भारत का मानचित्र है, ये होगी पूर्व दिशा। ये है आपकी पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट हो गई, ये ईस्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे होती है आपकी दक्षिण दिशा, ठीक है भैया। इधर पूर्व में क्या है आपकी, ये है आपकी जो ये एरिया है, ये है बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या है भैया, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। पश्चिम में इधर की ओर ये जो नीला है, ये है आपका अरब सागर, क्या है भैया, अरब सागर, ठीक है। और नीचे है आपका दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है। ये 3 चीजें आपको याद हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। अब बंगाल की खाड़ी तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके जो तटवर्ती राज्य हैं ये है, इसमें से एक तो हो गया वेस्ट बंगाल, एक हो गया आपका उड़ीसा, एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश और एक हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये राज्य आपके दिख रहे हैं, ये सटे हैं किससे, बंगाल की खाड़ी से। तो यहाँ पर देखिएगा, क्या इन राज्यों में से कोई राज्य यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया है? केरल है? नहीं है भैया, केरल तो इस साइड है, ठीक है। ये तो अरब सागर से सटा हुआ राज्य है। तेलंगाना भी नहीं होगा। उड़ीसा दिया है, तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो राज्य है ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन उड़ीसा राज्य, ठीक है। कर्नाटक भी नहीं होगा, कर्नाटक आपका इस साइड है, अरब सागर से सटा हुआ। समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य यहाँ पर पूछे गए हैं। बंगाल की खाड़ी आपकी पूर्व में पड़ती है, ये है आपकी पूरा ये जो नीला है ये आपका बंगाल की खाड़ी है और इससे सटा हुआ है ये उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां क्या हैं? तो गुजरात के सापेक्ष आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा, थोड़ा सा आपको दिशाओं का ज्ञान करा देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दिशाओं में एक पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया, कोई एक ये पॉइंट है। इस तरीके से हमने प्लस का सिंबल अभी आपको बनाकर बताया था। ये है आपकी ईस्ट दिशा, यानी कि पूरब दिशा, यहाँ पर लिखा भी है। ये है आपकी वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ है, उत्तर लिखा हुआ है। नीचे जाएंगे तो साउथ, दक्षिण दिशा। समझ में आ गई? अब इसको क्रॉस कर दीजिएगा इस तरीके से एक क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो उत्तर है, ये आपका पूरब है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर क्या है, नीचे दक्षिण है, इधर ये पूरब है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। इसी तरीके से इधर क्या है, उत्तर, इधर क्या है, पश्चिम, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखिएगा नीचे क्या है, दक्षिण है, इधर क्या है, पश्चिम है,
तो ये बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया? बस यही आपको यहाँ पर दिमाग में रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुजरात के सापेक्ष हमें उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ढूंढना है। ठीक है, चलिएगा मैप में थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, गुजरात कहाँ पर है, तो ये है भैया गुजरात। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमने एक ऐसी सीधी रेखा खींच ली इस तरीके से, फिर ये रेखा खींच ली इस तरीके से, बन गई ना, ये तो हो गया आपका गुजरात। इसके सापेक्ष हमें निकालना है उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश, और नीचे क्या है, ये है आंध्र प्रदेश। अब देखिएगा, ये क्या है, पूर्व दिशा। ठीक है, ये क्या है भैया, पश्चिम दिशा। ये क्या है भैया, उत्तर दिशा। ये क्या है भैया, दक्षिण दिशा। अब हमें क्या निकालना है, गुजरात ये है। ठीक है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ पर है, पूर्व और उत्तर, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति निकल आई कि ये कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। समझ में आ गया? अब देखिएगा, ये नीचे है दक्षिण, ये है पूर्व, इन दोनों के बीच में ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। ठीक है भैया, तो उत्तर पूर्व में और दक्षिण पूर्व में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा ऑप्शन कहाँ पर है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ये हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो 1 से 2 दिन में हम जो है पूरा मैप वाला जो आपका चैप्टर है उसको कवर करा देंगे। बहुत ही आसानी से आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आपने इन क्वेश्चंस में से कितने सही किए, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।